जब पहले सपने दिखाए गए कि 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी तो आपने उसको पहले जब बताया तो अब दिया क्यों नहीं। तो बच्चों के मन में जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है और बच्चों का आंदोलन भी बिल्कुल जायज़ है। पूरे टीसीएच का समर्थन है उन बच्चों के साथ जो इस आंदोलन में शामिल हैं। केंद्र सरकार की वैकेंसी एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, सभी चीज़ों में हमारे विद्यार्थी अपनी सेवा दे रहे हैं और लगभग 11,000 से ज़्यादा ये बच्चों की संख्या हमारे यहाँ से। सिलेबस को मॉडिफाई करना होगा ताकि बच्चे को लगे कि हम पढ़ने जा ही नहीं रहे हैं, हम तो वहाँ बहुत एंजॉय करने जा रहे हैं। और मेरे यहाँ के किसी बच्चों से आप पूछेगा वो यही बोलेगा कि हमको क्लास जाना डेली पसंद है। बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे को जब क्लास में पढ़ते हैं तो उनको ईजी से लेकर हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटवाना चाहिए। नीतीश कुमार लगातार बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। एक लक्ष्य रखा है उन्होंने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिल रही है तो वो है टीचर, यानी बीपीएससी टीआरई। लेकिन अब युवाओं के सामने ये एक समस्या पैदा हो जाती है कि कैसे वो बेहतर कोचिंग संस्थान ढूंढे जहां पर उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके और वो अपना करियर बना सके। ऐसे में एक सबसे बेहतर विकल्प जो है वो है टीसीएच कोचिंग सेंटर, जहां पर न सिर्फ बीपीएससी टीआरई बल्कि सीटेट, स्टेट, रेलवे, बैंक सहित कई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिसकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से ये कोचिंग संस्थान युवाओं की मदद कर रहा है बेहतर शिक्षा पाने में। आज हमारे साथ मौजूद है सीडीपी गुरु सौरभ झा, इस संस्था के डायरेक्टर हैं। आज इनसे जानेंगे कि ये जो संस्था है किस तरीके से युवाओं को रोजगार दे रही है। सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारा यही रहेगा कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने बहाली तो निकाल दी है, इस बार भी टीआरई 4 के तहत बहाली होने वाली, लेकिन अभी भी जो बच्चे हैं वो सड़क पर हैं, मांग कर रहे हैं कि जो सीटों की संख्या है वो बड़ी ज़्यादा की जाए, क्योंकि 26,000 सीटों पर इस बार बहाली निकाली गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, विद्यार्थियों का जो मांग है, जो आंदोलन है वो जायज़ है। जब पहले सपने दिखाए गए कि 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी, फिर अचानक से हो गया कि 90,000, फिर घट के वो हो गया 50,000 और जब फाइनली उन्होंने जब बताया शिक्षा मंत्री तो वो हो गया 26-27,000। तो स्वाभाविक है, यदि आपके पास पहले से इतनी वैकेंसी थी तो आपने उसको पहले जब बताया तो अब दिया क्यों नहीं। तो बच्चों के मन में जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है और बच्चों का आंदोलन भी बिल्कुल जायज़ है। पूरे टीसीएच का समर्थन है उन बच्चों के साथ जो इस आंदोलन में शामिल हैं। जिनकी मांग है वो पूरी करनी भी चाहिए सरकार को। एटलीस्ट यदि 1,20,000 नहीं दे रहे हैं तो 80-90,000 तक तो उनको जरूर ही देनी चाहिए। टीआरई 5 के भरोसे अभी वो कटौती करके रख लेंगे, ये उचित नहीं है, क्योंकि पहले जो बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र बीतने वाली है, उन लोग को पहले मौका मिलना चाहिए। अगर बात करें सर आपके कोचिंग सेंटर की, टीसीएच कोचिंग सेंटर, कितने सालों से आप इसे रन कर रहे हैं? छठा साल चल रहा है हम लोग का। 2019 में हम लोगों ने शुरुआत किया था 7 बच्चों के साथ। अब तो ये कारवां बहुत बढ़ते चला गया। अभी तो लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं और 11,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। अगर बात करें सफलता की, तो अब तक 6 सालों के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो सफल हो चुके हैं, किस किस क्षेत्र में? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये जो आंकड़ा है जो हम लोग के पास है वो 11,000 के आसपास का है और 11,000 से अधिक ही होंगे, जिसमें जो टीचर का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके थ्रू, चाहे बिहार सरकार के टीचर हो या बिहार सरकार की कोई अन्य पदों पर वैकेंसी हो या केंद्र सरकार की वैकेंसी हो, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, सभी चीज़ों में हमारे विद्यार्थी अपनी सेवा दे रहे हैं और लगभग 11,000 से ज़्यादा ये बच्चों की संख्या हमारे यहाँ से हो चुकी है। जिस तरीके से सर आपने बताया कि आप अलग अलग क्षेत्रों में बीपीएससी टीआरई हो, सीटेट हो, स्टेट हो, बैंक हो, सब क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी होती है? सभी की स्ट्रेटजी अलग है। जैसे टीचर वालों का जो स्ट्रेटजी है उनका पढ़ने पढ़ाने का, उस जो उम्र के बच्चे इसमें आ रहे हैं उनका जो मेंटल लेवल है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। क्योंकि जो फाउंडेशन बैच में जो 12th पास करके आ रहे हैं उनका पढ़ने का जज्बा, जुनून अलग है। जिनका उम्र ज़्यादा हो गया, 30-35 साल, 40 साल के आसपास पहुंच रहे हैं, उनका जो जुनून है वो बहुत कम हो चुका है। तो वैसे में उनको पढ़ाने की स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ती है। सभी के लिए स्ट्रेटजी अलग होती है।
बिहार के बच्चों की बात करें सर, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं, गाँव से उठकर आते हैं पटना पढ़ने के लिए। बेसिकली यहाँ पे लोग पटना पढ़ने ही आते हैं बच्चे। उनके उनमें क्या देखते हैं आप? किस तरीके से वो अपने करियर को चुनते हैं, किस क्षेत्र में जाना है? उसमें कुछ उनमें अलग दिखता है क्योंकि वो एक गाँव से पढ़कर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिल जाए। तो ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं आप? गांव के बच्चे जो शहर की ओर मूव करते हैं ना, वो एक सपना लेके बस चलते हैं। सपना उनका ये रहता है कि हम जब पटना से वापस कहीं जाएं तो हमारे हाथ में सरकारी नौकरी हो। उनका सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, दूसरा कोई सपना नहीं। और सरकारी नौकरी का सपना उन्हें देखना भी चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में बहुत ज़्यादा कोई और रोजगार के ऑप्शन है नहीं। ऐसे में उन बच्चों के लिए सिक्योर जॉब का एक सबसे बड़ा बढ़िया रास्ता नज़र आता है कि गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसे में वो बच्चे एक सपना लेके चलते हैं। यहाँ पे वो कष्ट सह के भी रह रहे हैं, अपने माँ बाप के कष्ट को देख के वो यहाँ आए हुए हैं। और ऐसे बच्चों के लिए सरकारी नौकरी एक रामबाण है, जिससे कि उनकी वो पीढ़ी पूरी संवर जाती है और वो अपने बच्चों को फिर अच्छी शिक्षा दे पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो जो बच्चे वहाँ गांव से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के ख्वाब लेके, सपने लेके कि हमको इस तरह की जॉब चाहिए, इस तरह की जॉब चाहिए, तो उन बच्चों के लिए भी सुझाव है कि जब वो पटना आते हैं पढ़ने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा इस चीज़ पे वर्क करें कि कौन सा संस्थान विश्वसनीय है, कौन सा संस्थान लंबे समय से है, किसने रिजल्ट लगातार बढ़ता हुआ दिया। ऐसा नहीं कि रिजल्ट एक टाइम में दिया फिर अब घट रहा है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो वहाँ काउंसलर से बात करें कि क्या जो उनको ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ मिल रहा है या नहीं। संस्थान तो अपनी पॉलिसी में बहुत कुछ लिखेगा, लेकिन बच्चों के हित की क्या है, उस बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो मिलनी चाहिए। यदि मुझे रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग उनके पसंद से खाते हैं कि अपने पसंद से खाते हैं? हम अपनी पसंद से खाते हैं। बस उसी तरह बच्चों के सामने भी वो चॉइस होनी चाहिए कि उनकी जो पसंद है वो वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। यदि वो है तो बच्चे के लिए वो फिर हितकारी है। अगर बात करें बच्चों की मानसिक स्थिति की, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी टॉपिक में या फिर किसी विषय में बहुत कमज़ोर होते हैं। क्या आपके सामने ऐसी चुनौती आती है कि कोई बच्चा एक टॉपिक में बहुत कमज़ोर है, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं करना, उसके स्थानीय मुद्दों को उठा के उसके एग्जाम्पल दे दो, उस बच्चे को तुरंत समझ आ जाएगा। कितना भी कठिन सवाल है, यदि आप उसको उसके डेली लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा मिनट भर में समझेगा, ये गारंटी। और हम लोग उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मैं खुद ही सीडीपी पढ़ाता हूँ, पूरा डेली लाइफ का एग्जाम्पल बच्चों को देता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ वो चीज़ें बीत चुकी है, तो बच्चे को वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो किसी भी बच्चे को जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, उसको आप वो एग्जाम्पल दे दो जो वो चीज़ वो सुनना चाह रहा है, और यदि वैसा आप देते हैं तो बच्चा सीख जाएगा आसानी से। मान लीजिए एक बच्चा है आपके सामने, बहुत कमज़ोर है पढ़ने पर, उसका सपना है कि सरकारी नौकरी ही लेके जाना है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे आप? नहीं, सपना देखनी कोई बुरी बात नहीं है, सपना सबको देखना चाहिए। और यदि बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, तो एक बरदराज हुआ करते थे, उससे कमज़ोर तो नहीं होगा कोई। बरदराज ने भी सफलता हासिल किया था, तो वो बच्चा क्यों नहीं हासिल कर सकता है। एक श्लोक है ना, करक करत अभ्यास ते जरमते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो यदि एक रस्सी से कुएं की उस पे ईंट पे रगड़ खा के निशान बन सकता है, तो बच्चा भी मेहनत करके कुछ भी कर सकता है। उसको सही गाइडलाइन चाहिए, बच्चे को सही स्ट्रेटजी बताइए, बच्चे को सही कोचिंग चाहिए, बच्चा सफल होगा। उसको अपनी तरफ आप खींचिए। टीचर का काम ये नहीं है कि आपने उसको पढ़ा दिया, टीचर का काम है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, अपनी तरफ जोड़िए। बच्चे को इंतजार रहे कि ये क्लास कब होगा, ये उसके लिए ना लगे कि फिर से हमको वहाँ जाना है, फिर उस टाइम पे उसको नींद आने लगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्लास का इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन बनाना होगा। परीक्षा के पैटर्न में भी समय दर समय बदलाव आते रहता है। इसके जब परीक्षा का पैटर्न चेंज होता है, हर कोई चेंज कर रहा है, बीपीएससी चेंज कर रही है। पहले बीपीएससी के थ्रू परीक्षा नहीं होती थी टीचर्स की, अब हो रही है। तो ऐसे जो पैटर्न होते हैं उसके बदलाव में आप कैसे बच्चों को समझाते हैं इस चीज़ को लेके? बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे को जब क्लास में पढ़ते हैं तो उनको इजी से लेकर हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटवाना चाहिए। बहुत से कोचिंग है जो क्वेश्चन आंसर या सेट प्रैक्टिस रटवा रहे हैं। बच्चा सेट प्रैक्टिस तब कर पाता है यदि उसको कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो हमारा सिंपल सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल यही हम लोग का है कि बच्चे को पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट दे दीजिए। बच्चा जब एक एक चीज़ों को बारीकी से समझ जाएगा तो फिर बताने में कोई परेशानी नहीं होगी और उसको आंसर बताने में परेशानी नहीं होती है। आजकल जो क्लासेस है वो ऑनलाइन पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। बच्चे बहुत कम अब जाना चाहते हैं। जैसे कि दूर दराज के जो आप गांव देखेंगे तो बच्चे अब ऑनलाइन का ले रहे हैं और वहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान नहीं जा रहे, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस होता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस बहुत सारी हैं।
लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि यदि आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको पहले फिजिकली होना पड़ेगा। जब तक आप फिजिकल उस चीज़ के साथ नहीं होंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, हम लोग उसकी क्वालिटी को जान जाते हैं, क्या छू पाते हैं, देख पाते हैं, बाद में हम लोग उसको रिटर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लेकिन पढ़ाई में वो ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन उन बच्चों के लिए जिनको फाउंडेशन तैयार करना है, ऑनलाइन उनके लिए है जिनका फाउंडेशन रेडी है, फिर दोबारा ज़्यादा फी ना देना पड़े, तो एक पॉलिश का काम ऑनलाइन क्लास करता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को गुजारिश करता हूँ कि जो लोग फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में, तो पहले एक बार ऑफलाइन पढ़ लें, उसके बाद वो ऑनलाइन पढ़ते रहें, ताकि उनका एक पॉलिश का काम होता रहे, हमेशा शाइनिंग में रहें वो बच्चे। 6 सालों से आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, एक सफलता की कहानी सुनाइए जो सबसे मेजर हो आपकी नज़रों में, क्या कि हाँ वो बच्चा बहुत कमज़ोर था और अचानक से उसने कुछ सफलता हासिल की। हाँ, एक प्रेम नाम का बच्चा था गोपालगंज से। वो क्लास में उसको मतलब था, वो बहुत हंसमुख बच्चा था, लेकिन उसको समझ बहुत कम आता था चीज़ें। तो लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उसने भी बताया कि सर हमारा रिजल्ट आया। तो मैंने बोला तुम्हारा पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या था वो अब शेयर करो। उसने बताया सर मेरे को आज भी आप पूछेंगे तो एक भी थ्योरी याद नहीं है। वो बच्चा बोला कि मुझे आज भी थ्योरी याद नहीं है, मुझे याद है तो आपका बताया वो सारा एग्जाम्पल। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक दीजिए, उस टॉपिक का आपको थ्योरी नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी मिली कि एक एग्जाम्पल से भी बच्चा एग्जाम पास कर पा रहा है। वो एक सबसे बढ़िया मोमेंट था मेरे लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं क्या कि पटना में आके पढ़ना बहुत महंगा होता है, नहीं हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर माँ बाप भी यही सोचते हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें हम टीसीएच की, तो ये किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड कर रहा है अभी? देखिए हमारे यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो तो हब सब कोर्स के अलग रहते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि हम लोग स्कॉलरशिप स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। यदि आपके अंदर पढ़ने का है, अच्छा जुनून है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आपका फी एक इश्यू बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। चाहे आपके जो प्रीवियस बोर्ड्स एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको हम डिस्काउंट करते हैं, और अच्छा खासा डिस्काउंट करते हैं, इवन 100% तक डिस्काउंट कर देते हैं। यदि किसी का फी 18,000 है और उसको 12th में मान लीजिए 90% है, तो हम लोग उसको 90% फी वेव ऑफ कर देते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति तो लागू हो गई है, बच्चों ने कड़ी मेहनत की, आंदोलन हुए, लागू हो गए, इसका जो लाभ है अब छात्रों को कैसे मिलने वाला है? क्या लाभ मिलेगा? कोई वैकेंसी में सीट ही नहीं है। जब डोमिसाइल था तब 1,70,000 सीट था, जब डोमिसाइल नहीं है तो 27,000 सीट है। क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं है। डोमिसाइल एक बहाना बन गया बस। अभी तो सरकार कह रही है ना कि 26,000 लेकर आए हैं सीट, फिर अगले टीयर 5 में 26,000 में फिर 15% बाहरियों के लिए है, 85% बिहार के बच्चों के लिए। उसमें भी ना जाने कितने सारे क्राइटेरिया लगाए हुए हैं वो, कि 35% महिला का है, फिर EWS है, फिर ST SC है, सबके लिए पहली सेट है। उसमें ले दे के 15% बच रहा है। अब वो 15% में बाहरी लोग शामिल हो जा रहे हैं, तो फिर ये डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं। डोमिसाइल जब था तो वैकेंसी उतनी ज़्यादा थी। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ। जब TRE 3 में 7,000 कुछ पोस्ट पे PRT में वैकेंसी आई थी, 7,000 में से 6,000 टीचर यूपी के बने हुए थे PRT में, मतलब बिहार से सिर्फ 1,000 कैंडिडेट। तो इसलिए डोमिसाइल जरूरी भी था कि 7,000 में 6,000 यूपी वाले बन गए, 1,000 सीट पे हमारे बिहार के विद्यार्थियों को सिर्फ मौका मिला था। तो डोमिसाइल लागू किए हैं, ठीक है, लेकिन डोमिसाइल को लागू करने के बाद वैकेंसी जो है, ये जो सीटों की संख्या है वो भी थोड़ी बढ़ा दे तो मेहरबानी होगी बिहार सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की। आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा जो है बच्चों को ठीक से नहीं मिल पाती, यानी जो बेसिक शिक्षा जो 1 से लेकर 10 की शिक्षा है वो भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि शिक्षा का हाल थोड़ा सा बिहार में खस्ता ही चलते रहता है। तो आपको क्या लगता है वैसे बच्चों के लिए किस तरीके से वो स्टडी करे क्या कि आगे चल के उनको कोई सरकारी जॉब मिले या फिर शिक्षक बन सके? देखिए सबसे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो बेहतर चाहिए ही, और हम आप जिस समाज से आते हैं वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन अच्छे नहीं मिलने के कारण गवर्नमेंट स्कूल में हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि इवन 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं, ताकि बच्चों का बेस अच्छा हो जाए। उसके बाद 9th 10th से डालते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि कैसे हम 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को अपने यहाँ रोके, जो अच्छे फैमिली से हैं उनके बच्चों को भी। जिनके पास नहीं है, जो निम्न स्तरीय हैं, वो तो मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल में भेज ही रहे हैं, लेकिन जो अच्छे फैमिली से हैं, जो पैसा पे कर सकते हैं, वो लोग कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा और इस पे थोड़ा सा पहल करना पड़ेगा कि कॉन्वेंट स्कूल ऐसा क्या कर रहा है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे वहाँ मूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यदि इस पे सुधार हो जाए
तो गवर्नमेंट स्कूल की भी स्थिति जो बद से बदतर होते जा रही है, हो रखी है, उसमें सुधार होगा और बच्चे वहाँ पे फिर ठहरेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ेंगे। शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या प्लानिंग है अभी, किस तरीके से आप जो पैटर्न है वो चेंज करने वाले हैं बच्चों के हिसाब से? नहीं, पढ़ाने का तो हमेशा ही पैटर्न चेंज होते रहता है, जैसा पॉलिसी आता है सरकार का उसके अनुसार हम लोग भी और टीचर लोग को ढलना होता है। बाकी हम लोग भी कोशिश में रहते हैं कि जो नई चीज़ें आए उसको जितना जल्दी अडॉप्ट हम लोग कर लें उतना बेहतर होता है, ताकि हम लोग को बच्चों को समझाने में आसान रहे। जो बच्चे अभी फिलहाल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं ढूंढ पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमें यहीं पे पढ़ना है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैंने आपके वीडियो में पहले भी बताया कि बच्चों को अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ देखनी चाहिए कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ फुलफिल हो रही है कि नहीं। यदि वो हो रही है तो बच्चा वहाँ एडमिशन ले ले बेफिक्र होके। अब बात करें कि टीसीएच कोचिंग सेंटर के, तो अब तक यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हुए थे लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने सफलता हासिल की है और यहाँ से नौकरी लेकर ही गए हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कोई काउंटिंग तो नहीं है कि 50, 60, 100 ऐसे कितने हैं। और मैं किसी स्टूडेंट को कमज़ोर नहीं मानता हूँ। मेरा एक अपना आदत है कि मैं सभी स्टूडेंट को एक जैसा मानता हूँ, चाहे वो बहुत बोनाफाइड हो या बहुत ज़्यादा वो ब्लंड स्टूडेंट हो, कैसा भी हो, लेकिन सबको हम लोग एक जैसी शिक्षा देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ बात होती है तो वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन ही हमारा मकसद है देना। उसमें यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास भी प्रोवाइड कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार में दी जा रही है, और पटना की भी बात करें तो हजारों हजार कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं कि हाँ हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और शिक्षा विभाग से उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती है जो 1 से लेकर 10 तक होती है। तो आप शिक्षा विभाग को क्या बोलना चाहेंगे अपने तरफ से, एक शिक्षक हैं आप, किस तरीके से उनको अपनी व्यवस्था ठीक करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर दें? जैसे आपने कहा कुछ बहुत एज में आते हैं नौकरी लेने के लिए। देखिए, इसमें जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो अभी एक पॉलिसी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको यदि पूरी तरह से लोग फॉलो कर लें तो आने वाले समय में किसी भी विद्यार्थियों को किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन की भी बात हो रही है, उसमें सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, उसमें आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, बहुत सी चीज़ों को उसमें बताया जा रहा है। लेकिन एनईपी 2020 में आया और 2025 आ रहा है, अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई प्राइवेट स्कूल भी, मतलब पटना में 90% स्कूल ऐसे हैं जो अभी एनईपी को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में यदि प्राइवेट स्कूल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से तो उम्मीद बेकार है अभी मेरी। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि वो लोग जल्दी से एनईपी को फॉलो करें। जो अपना बजट है वो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। जो 2005 में बजट था 4-5 हज़ार करोड़ का, वो आज 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास पे है। सिर्फ और सिर्फ बजट इस पे नहीं बढ़ाएं कि साइकिल देना है, उसको ड्रेस देना है, उसको खाना देना है, उसको छत्ता देना है, उसको बेंत देना है, इस सब पे बजट ना बढ़ाएं। बजट बढ़ाना है तो इस पे बढ़ाएं कि स्कूल की जो बदहाली, स्कूल का जो छत पानी टपकता है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन सब चीज़ों को सुधार करें ताकि बच्चे वहाँ आए। बच्चों को लालच दे के स्कूल बुलाने का सिस्टम ये खत्म हो गया कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो हम आपके बच्चों को साइकिल देंगे, आपके बच्चों को रेडियो देंगे, आपके बच्चों को टीवी देंगे। वो ससुराल से विदाई थोड़ी हो रहा है कि आप ये सब सामान देंगे। आप बच्चे को डेस्क बेंच बढ़िया व्यवस्थित करिए, बच्चे को अच्छी बुक दीजिए, बच्चे को अच्छे टीचर दीजिए, बच्चे को क्लास में स्मार्ट क्लास दीजिए, बच्चा खुद ब खुद आएगा। इस शिक्षा का स्तर बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। धन्यवाद सर, इतना जानकारी आपने दी बच्चों को जो फिलहाल अभी तैयारी करने वाले हैं। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपने स्तर से देखना होगा कि आप कहाँ पढ़ें जहाँ आपको बेहतर शिक्षा मिल सके, और टीसीएच आपके लिए एक बेहतर विकल्प है क्योंकि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में भी टीचर बन के निकली है जो बिहार में कई जगह पे पोस्टेड हैं और अभी कार्यरत हैं। बैंक हो, रेलवे हो, हर जगह आपको यहाँ से निकले हुए छात्र नौकरी करते हुए मिल जाएंगे। तो अब आपको सोचना है कि आप कैसे टीचर्स को चुने। आप यहाँ भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्लास लेके देख सकते हैं, वो आपको बेहतर लगे तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं।